नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर में। एग्जाम वॉरियर आपके लिए लाया है घटना चक्र। ठीक है। और घटना चक्र में आपको बता दूं कि हिस्ट्री का सीरीज हम चला रहे हैं। क्लास 2 है आज हमारा, और क्लास 2 में आज हम सिंधु सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति भी कहते हैं, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। कुल 72 अप्रॉक्स क्वेश्चन है इसमें। 72 क्वेश्चंस को हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक शॉर्ट नोट्स है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने के बाद हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। घटना चक्र के इम्पोर्टेंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हिस्ट्री की बात करें तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक रिपीट होती है जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन पे आने से पहले और शॉर्ट नोट्स को जो मैं बताने वाली हूँ उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रैक्टिस सेट्स मिलता है, घटना चक्र भी हम लोग कंप्लीट करवाते हैं, बिल्कुल अपडेटेड घटना चक्र। ठीक है। और आपको बता दें कि हिस्ट्री का जो ये पेपर है उसमें लगभग 30,000 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और टॉपिक्स की तो आप बात ही मत करिए, टॉपिक्स इतने ज़्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पर कि आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इससे सॉल्व होने वाले हैं। बस आप इसको अच्छे से और 2-3 बार रिवीजन करिएगा। आपके सारे प्रश्न जो है इतिहास के, मुझे लगता है कि लगभग प्रश्न आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र है और आज हम लोग यहाँ पर सिंधु सभ्यता डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स वाले पेज पर। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, ये रहा इसका नोट्स। अब मैं इस नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम सहनी। ठीक है। और किसके निर्देशन में किया था? जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, वर्तमान में क्या है? साहिवाल में स्थित है। वर्तमान में साहिवाल है इसका नाम, वहां स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा। किन्होंने कहा था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, चलिए ये हो गया। ओह सॉरी, किन्होंने कहा था? पिग्गट महोदय ने क्या कहा था? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। किसको किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, आपको याद ध्यान रखना है। और मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। किसने सर्वप्रथम इसको सिंधु सभ्यता कहा था? जॉन मार्शल ने इनको, इस सभ्यता को सबसे पहले क्या कहा? सिंधु सभ्यता कहा। रेडियो कार्बन 14, ठीक है, C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। अब अलग अलग विद्वान है तो सैंधव सभ्यता की जो तिथि का निर्धारण है वो भी अलग अलग हुआ है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा। अब सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व बताया है। ठीक है। ऑर्नेस्ट मैके हैं, उन्होंने 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व बताया है। माधव स्वरूप वत्स है, उन्होंने 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व बताया है। गैड है, उनके अनुसार क्या है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। ठीक है। मार्टिमर हीलर जो है उन्होंने 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व बताया था। और फेयर सर्विस जो है उन्होंने क्या? 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व बताया था। अब तक इस सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हैं आप देख लीजिए। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और भारत में पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि
हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तृत थे, तो इसको आप याद रखें। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत्कागेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर। ठीक है। इसका जो सबसे पश्चिमी छोर है वो क्या है, सुत्कागेंडोर है जो कि बलूचिस्तान में है। और इस सभ्यता का पूर्वी जो पुरास्थल है, पूर्वी छोर जो क्या है, आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसका उत्तरी छोर जो है वो है जम्मू कश्मीर तथा मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में वहां पर है। और दक्षिणी पुरास्थल इसका दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में। हम इसका एरिया को देख रहे थे, इसका डायरेक्शन देख रहे थे। ठीक है, कौन से एरिया में कहां तक विस्तृत है वो देख रहे थे हम इसका। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में क्या है, सुत्कागेडोर है जो कि बलूचिस्तान में है। और इसके पूर्व में आलमगीरपुर है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर में इसके मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में। आप याद रखेंगे। ठीक है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की संख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, 4 प्रजातियां हैं। पहला कौन सी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, जिसको हम लोग काकेशियन भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है अल्पाइन और चौथा है मंगोलाइड। ठीक है। मोहनजोदारो के निवासी अधिकांश भूमध्य सागरीय थे। ज्यादातर क्या थे, ये भूमध्य सागरीय थे। आप इसको भी याद रखिएगा, ज्यादातर ये भूमध्य सागरीय थे। चलिए आगे देख लें। सिंधु सभ्यता के संस्थापक के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। ठीक है, सिंधु सभ्यता की स्थापना किसने की थी, उसके लिए भी विभिन्न विद्वान के विचार हैं। कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि इनकी स्थापना या फिर सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन था, या फिर सिंधु सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आर्यों के द्वारा किया गया था। ठीक है, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर हीलर के द्वारा। इनको लगता है कि ये सुमेरियनों का काम है। सुमेरियन लोग जो थे उन्होंने सिंधु सभ्यता की स्थापना की थी। और रखाल दास बैनर्जी जो है उनको लगता है कि द्रविड़ लोग थे। ठीक है, उनके अनुसार द्रविड़ लोग थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता की स्थापना की थी। ठीक है, सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पतन नगर। केंद्रीय नगर, पहला केंद्रीय नगर, दूसरा है तटीय नगर और पतन नगर, और तीसरा है अन्य नगर एवं कस्बे। ठीक है, तीसरा क्या है, अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। ठीक है, कब हुई थी, 1826 में चार्ल्स मेसन को हुई थी। वर्ष 1920-21 में दयाराम सहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मॉन्टगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीलों को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, 6 कक्ष वाले ये क्या है, एक पंक्ति में बने हुए थे और ये अन्नागार के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसे कब्रिस्तान स्थित है जिसमें समाधि 837 नाम जिसमें एक समाधि जिसको क्या 837 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख पर बना बैल। ठीक है, शंख पर बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ क्या पौधा जिससे उर्वरता की देवी माना गया है। क्या माना गया है, उर्वरता की देवी माना गया है। पीतल का बना इक्का। ठीक है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है इसको। ठीक है, मृतकों का टीला होता है। सिंध प्रांत
के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज रखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए है। ठीक है, यहाँ पर क्या, जब कोई धर्मानुष्ठान होता था, लाइक पूजा पाठ जैसा कुछ काम होता था, तो उसके उस टाइम स्नान करने के लिए स्नानागार बनाए गए थे। ठीक है, मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, जॉन मार्शल के द्वारा क्या कहा गया है? इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण। ठीक है, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास था। ठीक है, स्नानागार के आसपास जो भवन मिले हैं उनको क्या पुरोहितवास बताया गया है। पुरोहित मतलब पंडित होते हैं और उनका आवास पुरोहितवास हो गया। तथा यह पुरोहितों का विद्यालय स्थित, यहाँ पुरोहितों का विद्यालय भी स्थित होगा। ठीक है, ये भी बताया जा रहा है कि वहां पे पुरोहितों के विद्यालय भी होंगे। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें हैं। मोहनजोदड़ो की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मोहनजोदड़ो का क्या है? वो है वहां की सड़कें। ठीक है, मुख्य सड़क 9.5 मीटर चौड़ी जिसे राजपथ कहा गया, सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक है, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा गया। ठीक है, स्तूप टीला याद कहा गया क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे के बने नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा का अंकित पशुपति शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदूहरों की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। 1931 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया था चंदूहरों का खोज। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यह सैंदव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। ठीक है, चंदूहरो एकमात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। ठीक है, स्टार पॉइंट है ये, चंदूहरो एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां पर वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है, वक्र आकार की ईंटें प्राप्त हुई है। यहाँ कुछ दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। यहाँ पर क्या है? दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया में व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग के
में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्रचार से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जगह जहाजों की गोदी या फिर डॉकयार्ड है। ठीक है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जहाजों की गोदी या फिर डॉकयार्ड जिसे हम लोग कहते हैं वो है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष है, क्या है? धान बाजरे का साक्ष्य, ठीक है, फारस की मुहरे, घोड़े के लघु मृण मूर्ति और 3 युगल समाधियां, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुई है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, ठीक है, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग है। ठीक है, वहां पर स्थित है। इस स्थल की खोज क्या अमलानंद घोष ने की थी वर्ष 1961 में। एक मिनट, वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं बीत के थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले का सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स, तो आप कमेंट में बता दीजिए कहाँ से मिले हैं। जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है, ठीक है, आड़ी तिरछी जुताई की गई है इसकी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एवं पंक्ति में बनी थी। ठीक है, एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी के मुहरों एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है ये, और इसकी खोज कब हुई थी? 1967-68 में इसकी खोज हुई और जेपी जोशी ने की। वर्ष 1990-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। ठीक है, और यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये नगर 2 दुर्गीकृत भागों, एक मिनट, हाँ, दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान में कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियां मिली हैं, आपने पढ़ा है सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियां मिली हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली हैं, तो सुरकोटदा में मिली है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवारा नदी, ठीक है, प्रवारा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे की आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तश्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपर सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपर जो सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये पंजाब में है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से मृदभांड, सेल खड़ी के मुहर, चट के बटखरे, एक छूड़ा, तांबे के बानाग्रह तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर ये गुजरात के सौराष्ट्र में है और यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा, ज्वार की भी खेती करते थे। ठीक है,
अब सैंधव सभ्यता देख लेते हैं, जो कि कौन सी नदी के कारण है, सॉरी कौन सी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा बता दें आपको रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रोपर सतलज नदी के किनारे है, मांडा चेनाब नदी के किनारे है, दैमाबाद प्रवारा नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, सुतकांगेंडोर, ये दास्त या दश्क बोलेंगे इनको, दोनों बोल सकते हैं, उस नदी के किनारे है। और हाँ भगवानपुरा ये सरस्वती नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट है ये वीवीआई, इसको आप देख लेंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, वीवीआई ही आप देख लीजिएगा इसको। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोड़, गिलहरी आदि की चित्रकारियां मिलती है। ठीक है, हुलास उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कंचली मिट्टी के मनके, चूड़ी, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिली है। सुतका गेंडोर तो आपको पता है कि दक्षिणी बलूचिस्तान में ये दशक या फिर दस्त नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज कब 1927 में की गई थी, आरएल स्टीन के द्वारा की गई थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित वानाग्रह, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोन, ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियां के अवशेष मिले हैं। ठीक है, सुतकागेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकागेंडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्तीय पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। ठीक है, सीप उद्योग यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग था, आप याद रखिएगा। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। वर्ष 1974 टू 77 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में बांटती है। ठीक है, यहाँ तारांकित भाग से नगर है, सॉरी यहाँ की जो सड़कें हैं वो नगर को तारांकित भागों में बांटती है। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लासबर तथा कॉर्नेलियन के मन के हल के आकृति के खिलौने, तांबे के वानाग्रह आदि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां आदि और कांच की मिट्टी के चित्रित मनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मांडा की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी के द्वारा तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 संस्कृति स्तर प्राप्त हुए हैं, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले वानाग्रह, चट ब्लेड, कांच से निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनोली नामक हड़प्पन स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस नदी के अभाव से यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारता है। ठीक है, आविष्कर्ता है थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, दोनों का प्रकार के वस्त्रों का उपयोग वो लोग करते थे। कंठहार और ज्वेलरी में वो लोग क्या, कंठहार, कर्णमूल, कड़ा, भुजबंद, ठीक है, अंगूठी, हुंसली, करधनी आदि आभूषण पहनते थे। ठीक है,
नौसारों में स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण भी मिले हैं, जो हिंदू धर्म के में सुहाग का प्रतीक है। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि वहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते थे। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल है, जो खेल है वो पाशे का खेल प्रमुख है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था उनका मुख्य खाद्यान्न। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते हैं। सर्वप्रथम सैंधव निवासी ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग शुरू की गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों में कुबरदार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, कुबरदार सारा आपने पढ़ाई होगा, कुबरदार ऊंट को भी देख लीजिए। कुबरदार ऊंट के भी प्रमाण मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े के मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा एक कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चंदूहरों में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट शीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब प्रमुख धातु देख लेते हैं और प्राप्त स्थल देख लेते हैं। तांबा की बात करें, ठीक है, तो तांबा जो है ना खेतरी एवं बलूचिस्तान, ठीक है, खेतरी और बालूचिस्तान से प्राप्त हुआ था। लाजवर्द की अगर बात करें तो बदखसा, ये जो है ना अफगानिस्तान में है, वहां से प्राप्त हुआ था। फिरोजा टीन की अगर बात करें तो ये ईरान से प्राप्त हुआ था। चांदी की अगर बात करें तो राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से प्राप्त होता था ये। ठीक है, अफगानिस्तान एवं ईरान से भी प्राप्त होता था। सीसा ये अफगानिस्तान और अजमेर से प्राप्त होता था। शिलाजीत ये हिमालय से लाते थे वो लोग। और गोमेद जो है ना वो गुजरात से प्राप्त होता था। ठीक है, सैंधव निवासी का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के फलके मिले हैं। क्या मिले हैं? हाथी दांत के बने तराजू के फलके मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलनाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी होते थे। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमून तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापार संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमून की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमून को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और क्या हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से चलता है। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं आगे के पैराग्राफ में। सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वस्तु कला, उत्कीर्ण कला, ठीक है, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ का था तथा मस्तक सूरदार हाथी का है। ठीक है, हड़प्पा का पाषाण मूर्ति में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय है। धातु मूर्ति लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई गई है। ठीक है, लॉस्ट वैक्स से बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्रपत्र मूर्ति प्राप्त हुए हैं। चंदूहरों से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय है। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की है। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कंचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी है। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर है। ठीक है, कौन से आकार की है? वर्गाकार है या फिर चौकोर है, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार तथा बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एवं श्रृंगी बैलों का है। ठीक है, एक सिंगी बैलों का है, मतलब मुहरों पर क्या है? एक सिंगी बैलों का अंकन है। एक सिंगी बैल जो होते हैं उनका चित्र अंकित है। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कुबड़दार बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है।
पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। ठीक है, उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किया गया है। 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को एक मिनट लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। ठीक है, सैंधव मृद भांडों में मर्तमान, कटोरे, तस्तरियां और थालियां प्रमुख है। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। सोना चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मृत मातृदेवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते हैं। ठीक है, नील नदी की देवी कौन है? आइसिस। मातृदेवी एवं शिव की पूजा से के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरा स्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरा स्थलों से मिले हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में यहाँ पर शव दफनाने जाने की का प्रचलन था, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर में, रोपर में पूर्व पश्चिम पूर्व में और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में से प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। ठीक है, आंशिक समाधिकरण जो होता है उसका उदाहरण कहाँ से मिला है? बहावलपुर से मिला है। अब देख लेते हैं यहाँ पर इसके विनाश के कारण। तो कुछ विद्वान इनके विनाश के कारण मानते हैं कि बाढ़, कुछ था आर्यों का आक्रमण, कुछ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा विद्वान का क्या मानना था। तो मार्शल जो है, मार्शल मैके SR राव, इनका कहना था कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर हिलर और स्टूटर्ट पिगट जो थे, इनका मानना था कि आर्यों का आक्रमण हुआ और इस सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, ऑरेन स्टील, अमलानंद घोष, इनका मानना था जलवायु परिवर्तन हुआ और इनका क्या सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, MR साहनी, ठीक है, HT लैम्ब्रिक, GF डेल्स, इनका मानना था कि भूतापीय परिवर्तन हुआ और सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, KUR कनेडी, इनका मानना था महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। और M दिमित्रियेव, इनका अदृश्य गाज, इनका मानना था कि अदृश्य गाज के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, 70+ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न है और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए MCQs मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो आप फटाफट से हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। किस पर आश्रित होता है? वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। ठीक है, किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसकी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर, आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंध है? तो आपको पता है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस स्थल का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कालानुक्रम
की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किस युग से संबंधित है? तो आपको पता है ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, आप इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगी, यहाँ पे खुद दिया हुआ है कि देखिए ये यूपी पीसीएस के प्री में पूछा गया था और बीपीएससी के प्री में भी पूछा गया था। ठीक है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा जा नहीं सका है। ठीक है। अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आर्यों से पूर्व उसको रखा गया, क्या कारण है उसका? तो ऑप्शन है आपके लिपि, नगर नियोजन, तांबा और मृदभांड। तो मृदभांड इसके कारण है। ठीक है, जिसके कारण हम लोगों ने इनको आर्यों से पहले रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ठीक है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल करेक्ट। और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इसलिए जो है ना ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। आइए इसका एनालिसिस देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अधिक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत आपको बताना है, तो आपको बता दें पुरातात्विक खुदाई। ठीक है। शिलालेख यहाँ से मिले नहीं है, हाँ, शिलालेख यहाँ से नहीं मिले हैं। और मिट्टी के मुहरों पर जो पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख शायद नहीं मिले हैं। और पुरातात्विक खुदाई जो है ना हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की प्रमुख स्रोत है। ठीक है। यहाँ उपयुक्त सभी का ऑप्शन देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, इसलिए इसका अतः सभ्यता के संबंध में अनेक पुरास्थल से प्राप्त पुरावशेष की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो आपको बता दें पुरातत्व संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ यहाँ से मिले नहीं है। शिलालेख अगर मिल भी जाता है ना तो यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा पाया है, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और बर्तनों पर मुहर की लिखावट मिलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका है आज तक। ठीक है। तो पुरातत्व संबंधी खुदाई आप इसको इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर खोज का प्रमाण की अगर हम बात करें तो जो भी हमको हेल्प मिलता है ना वो पुरातत्व संबंधी खुदाई से जो भी हमें चीजें प्राप्त हुई हैं उसी से हमें सिंधु घाटी को समझने में हेल्प मिलती है। ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई क्या है? मुहरे, बर्तन, जेवर, हाथियां तथा औजार, मंदिर या लिपि। तो आपको बता दें ये क्या है? मुहरे है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मुहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मुहरों पर अंकित चित्रों में माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों का पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन से जोड़े सही नहीं है। ठीक है। तो एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये वाला ए नंबर सही नहीं है। बाकी जो है EJH मेके, सुमेर के लोगों का पलायन, ये बिल्कुल करेक्ट है। मार्टिमर हिलर के द्वारा पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये भी बिल्कुल सही है। अमलानंद घोष,
हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ये जो है ना तीनों स्टेटमेंट सही है, ए नंबर रॉन्ग है। ठीक है, इसका विश्लेषण देखिए, देख लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मेके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुई। ठीक है, इन्हीं के समरूप प्रवासन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन तथा मार्टिमर हिलर का क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार से प्रवासन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का क्या विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। और स्टूटर्ट पिगट और फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, एम रफीक मुगल का मानना क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने इस पुराने मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ठीक है, अभी हमें मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हस्तिनापुर की खोज किसने की, तक्षशिला की खोज किसने की, और कौशाम्बी की खोज किसने की। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यहीं पे देखते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी ने की थी 1923, 24 तथा 1924, 25 में। ठीक है, हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने 1950 से 1952 के बीच किया था। तक्षशिला को जॉन मार्शल ने खोजा था 1913 से 1934 के बीच में। और कौशाम्बी NG मजूमदार ने खोजा था 1936 to 37 में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग का साक्ष्य मिला है। ये लोग राजस्थान की जीवार और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग से रंगा गया है, तो ये जो है ना लाल रंग से। ठीक है, इसको चित्रित मृदभांड कहते हैं। और इसको जो है ना यहाँ पर इसका वर्णन किया गया, आप देखिएगा यहाँ इसको जो है ना क्या कहते हैं, चित्रित मृदभांड कहते हैं। और इसको लाल रंग से रंगा गया है। और इसके निचले हिस्से को काले रंग से तथा विभिन्न प्रकार की चित्रकारी से इसको चित्रित किया जाता था। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य के काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थल से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति और मोहरों पर जो है मातृ देवी का जो चित्र अंकित था, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर मूर्ति पूजा होती थी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में निरूपण नहीं हुआ था। आपको पता है वो गाय है, गाय का वर्णन हमें कहीं नहीं मिला है। हाथी का मिला है, गेंडा का मिला है, बाघ का मिला है, लेकिन गाय का वर्णन नहीं मिला है। ठीक है ना, हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि के अंकन मिले हैं, लेकिन गाय का अंकन नहीं मिला है। गाय का महत्व कब में है, वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। किससे, वैदिक काल से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो आपको पता है कि सहगोड़ा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। और IAS के 2019 के प्रश्न में इसको पूछा गया था। सहगोड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और ये मौर्यकालीन ताम्र पत्र अभिलेख मिला है। यहाँ से क्या मिला है, मौर्यकालीन ताम्र पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिला है। चंदूहरो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों के हड़प्पा के ही स्थल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम लोगों को मैच करना है। लोथल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से गोदीवाड़ा, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। लोथल से हमें क्या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। एक मिनट। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम आगे जाए तो हम देखेंगे कि धौलीवीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों के शिलालेख मिले हैं। और बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, यहाँ पर वही दिया हुआ है। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, आपको पता है ये कालीबंगा से मिले हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, आपको पता है ये कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं कालीबंगा से। देखिए बीपीएससी के 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में इसको पूछा गया था।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन से चीजें कहाँ मिली हैं। तो आपको पता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, लोथल से एक मिनट, हाँ शायद लोथल से गोदी का प्रमाण मिला है, गोदीवारा का प्रमाण लोथल से ही मिला है, और हड़प्पा से हमें क्या मिला है, समाधान मिला है 837। ये हमने पढ़ा था, एक बार हम इसको मैच कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट मैच किया है हमने, देख लीजिए आप। ठीक है, अब फिर हमको मैच करना है। तो हड़प्पा से, हड़प्पा क्या है, रावी नदी के किनारे स्थित है, आप सबको पता है। इसको देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, और नागार्जुन कोटा ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, और पैठन ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम 22वां नंबर प्रश्न जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। इसमें भी आपको यही बताना है। तो आपको बता दें कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कालीबंगा, एक मिनट इसको देख लेते हैं। हाँ कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, और रोपर जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप सबको पता है कि रावी नदी के किनारे अवस्थित है हड़प्पा। सैंदव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो आप जानते हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो ये पाया गया था फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से, आपको पता है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ जो है ना सारा कथन सही है। ठीक है, लोहे, यहाँ के लोग लोहे से प्रचलित थे, ये जो कथन है बिल्कुल करेक्ट, सॉरी बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हड़प्पा के बारे में ये बात जान लीजिए, वहां के लोग जो है ना लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहे से वहां के लोग परिचित नहीं थे, इसलिए ये वाला कथन जो है हड़प्पा सभ्यता के अनुसार गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। इसी का विश्लेषण यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ के लोग लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो आपको बताना है किस चीज के लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, बिल्कुल करेक्ट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, और अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। चारों पॉइंट के लिए मोहनजोदड़ो जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना है कि कौन सा ये है वो सुमेलित नहीं है, तो ये जो है ना कालीबंगा ये राजस्थान में है, यही वाला सुमेलित नहीं है, बाकी जो है आलमगीरपुर ये सुमेलित है आपको, ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल करेक्ट है। लोथल गुजरात में ये भी करेक्ट है, रोपर पंजाब में ये भी करेक्ट, लेकिन कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नीचे दिए गए कूटों में से सही चयन आपको करना है, कौन कौन जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो कालीबंगा नहीं है उत्तर प्रदेश में स्थित, गुजरात भी नहीं है, सॉरी लोथल भी नहीं है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो 1 और 2 पहले ही गलत हो गया, तो 1 और 2 जहां गलत हो जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा आलमगीरपुर और हुसाल जो होगा ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। ये देख ले आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ आ गया ये। हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको वही बताना है। तो ये आप देख लीजिए, इस आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया अभी के अभी, तो ये करेक्ट है। ये बनावली हरियाणा ये भी करेक्ट है, दहमाबाद महाराष्ट्र ये भी करेक्ट है। अगर गलत है कुछ तो क्या है, राखी गढ़ी जो कि राजस्थान में ना होकर ये कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, अब आपको देखना है हड़प्पा कालीन स्थलीय और ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें कि मांडा आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है, पहले भी हमने पढ़ा है। दैमाबाद की अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ दैमाबाद की अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे भी हमें मैच करना है, ये पूरा स्थल दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कहाँ है। तो मांडा को आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में है, आपने अभी पढ़ा था। ठीक है, एक मिनट यहीं पे देख लेते हैं। हाँ, बालू की बात कर ले तो वो हरियाणा में है, मांडा जम्मू एवं कश्मीर में है, पाडरी ये गुजरात में है, और हुसाल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के रिपीट किया जा रहा है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, कौन सा जो है वो सिंध में अवस्थित है, आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मोहनजोदड़ो ये सिंध में अवस्थित है,
और चंदूहरा, ये दोनों जो है सिंध में अवस्थित है। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो तथा चंदूहरा दोनों सिंध प्रांत में तथा सूर्यकोटदा गुजरात में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित, तो आपको पता है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, चंदूहरों के उत्खनन का निर्देशन किया गया किनके द्वारा, J.H. मैके के द्वारा। ठीक है, पीछे इसके जो हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ा है ना उसमें ये सब है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो आपको बता दें ये हड़प्पा है जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कौन से राज्य में है, आपको बता दें ये सौराष्ट्र में है। द ढेरी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये कहाँ पे है, ये पंजाब में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, आपको बता दें ये लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था किस नदी के किनारे स्थित था, यह है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो आपको पता है कि लोथल कहाँ स्थित है, लोथल पंजाब में स्थित है। ना एक मिनट, लोथल गुजरात में स्थित है, मैं भी ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे कहते हैं, आप सबको पता है ये लोथल को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, तो आपको पता है ये लोथल है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो आपको बता दें ये है बनावली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो ये पाटलिपुत्र है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन पाटलिपुत्र संबंधित नहीं। ठीक है, आइए आगे देख लें। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, तो ये कहाँ है, राखीगढ़ी में है। सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, यह राखीगढ़ी, और हरियाणा के हिसार जिले में यह अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल आपको पता है ये राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता में जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, कौन कौन सी नदी थी, तो वो थी फ्रेंड्स सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा नदी नहीं, गंगा नदी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी क्षेत्र का विस्तार नहीं है। ठीक है ना, तो ये कौन सी हो जाएंगे, सिंधु, चेनाब और झेलम। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ देवी पर विश्वास करते थे वो। वैसे तो वो लोग आत्मा और ब्रह्म पे भी विश्वास करते थे, कर्म कांड में भी विश्वास करते थे, यज्ञ प्रणाली पे भी विश्वास करते थे, और मातृ देवी मातृ शक्ति में भी विश्वास। इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्ति की बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो आपको पता है सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो व्यक्तियों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है, तो वे है रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हड़प्पा के बारे में दिया हुआ है दयाराम साहनी। ठीक है, लोथल बिल्कुल सही है, और लोथल SR राव ये भी करेक्ट है, सुरकोटदा JP जोशी करेक्ट है, और धौलीवरा का VK थापर ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, धौलीवरा हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन RS राव तथा सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया, जबकि धौलावीरा का उत्खनन VK थापर नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। किसने कराया था, RS बिष्ट ने। हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ये जो है ना ये थे BA स्मिथ, ये उनसे संबंधित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किसे स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो ये जो है ना हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो के घरों में, हड़प्पा में भी मिले हैं। देख लेते हैं इसको। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386
2020 का संस्करण है ये, के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय घरों में कुएं थे। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, तब आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तब जाके सोने के सिक्के। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। कौन सी धातु का? तांबे का उपयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, आइए देख ले, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपको बता दें ये लोहा है जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये बनावली है। अब आपको देखना है, ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, करेक्ट है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है फ्रेंड्स। तांबा का तो उनको पता था, तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अब ए और आर देखना है, कथन है और कारण। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन क्या है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आपको बता दें धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है, धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये था फ्रेंड्स धौलावीरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष मिले हैं? ये धौलावीरा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ये है धौलावीरा। ठीक है, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है? तो ये धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस स्थल को द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये जिसका प्रमाण, इसको पढ़ते हैं, इसका एनालिसिस। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखी गट्टी से भी समाधि का प्रमाण मिला है। यदि संख्या के आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होना चाहिए, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर ई, सी और डी दोनों होंगे। ठीक है, हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में ही उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बाड़ौद तहसील के सोनौली में है सोनौली। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? आपको पता है ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, कहां पर किया गया था? भारत में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को उसका सही चित्रण करते हैं? ठीक है, तो उनके विशाल महल एवं मंदिर थे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है फ्रेंड्स। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, इसका प्रमाण भी कहीं नहीं मिला है। ठीक है, ओनली 2 नंबर सही है, केवल 2 ही सही है। ठीक है, आगे देख ले, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपको देखना है और विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ये करेक्ट है। उस काल में भारत के लोग भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो आपको बता दें ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो आपको बता दें ये घोड़ा है, इसका भी अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये शेर है, यहां से बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए शेर के अवशेष। ठीक है, मिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है फ्रेंड्स
एक मिनट, ये कालीबंगा से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? आपको बता दें ये मिस्र की सभ्यता है जो कि नील नदी के तट पर पनपी थी। ठीक है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। तो पहले क्या? एस्टेक, माया, मुइस्का और इक्का। ठीक है, अब है हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन है 82 नंबर का प्रश्न। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता था कौन था? सुमेरिया था। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इसको मैंने पहले भी बताया था। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो हम लोग घटना चक्र से पढ़ने वाले थे, और जो भी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन किए, टोटल 82 क्वेश्चन हमने किए हैं, वो यहीं तक खत्म होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको बता दें कि एग्जाम वर्ल्ड का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, घटना चक्र सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वर्ल्ड पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कल हम वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। कल होगा हमारा क्लास 3 और उसमें हम लोग वैदिक काल को देखेंगे। ठीक है, तो अभी लास्ट यही बोलूंगी जाते जाते कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप जो है ना हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपको एक लाइक करने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपका कुछ भी नहीं जाता एक लाइक करने में, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एट लास्ट, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या लास्ट का वीडियो, ये वाला वीडियो आप लोगों ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो फटाफट से स्क्रीन पर टच करिए और जाइए मेरे चैनल पर और फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद।